हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 1 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे आखिरी लेसन के ऊपर। तो आज मैं जो है प्लेलिस्ट भी बनवा चुका हूं इस सीरीज की, तो प्लेलिस्ट जिसने ना देखी हो पहले जाके प्लेलिस्ट वीडियो देख लेना ताकि हर एक चैप्टर कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए। तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां हम बात करेंगे लेसन नंबर 12 की। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कांसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा कांसेप्ट है लेसन नंबर 12 इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस। अब ये होता क्या है वो हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चैप्टर से सीखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देखो पहला क्या था हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टैंड साइमल्टेनियस गेम्स। तो गेम थ्योरी के ऊपर बात मैं कर चुका हूं प्रीवियस चैप्टर में भी, जो कि दोनों चैप्टर क्या है काफी जो है सिमिलर है, एक जैसे हैं दिखने में। अब यहाँ पे हमारे पास समझना क्या होगा कि साइमल्टेनियस गेम्स क्या होते हैं। दूसरा फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम, हमें नैश इक्विलिब्रियम समझना होगा गेम में क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या है अंडरस्टैंड डोमिनेंट स्ट्रेटजी एंड हाउ डोमिनेंट स्ट्रेटजी डज नॉट इंप्लाई दैट नैश। अब डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, देखो गेम जो है ना अगर मैं इकोनॉमिकली समझाऊं तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग से। अब हमारी इकोनॉमी में अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, अलग तरह के सेक्टर्स हैं, अलग तरह के फर्म्स हैं। अब कुछ फर्म्स जो है वो पहले डिसीजन लेती है, कुछ बाद में डिसीजन लेती है, लेकिन जो फर्म जो पहले डिसीजन लेगी उसका इंपैक्ट ही बहुत बड़ा आता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव भी तो सिर्फ उस फर्म के लिए, नेगेटिव भी तो उस फर्म के लिए। मेजर जो इंपैक्ट पड़ता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो किसी फर्म ने कोई इनोवेशन करी, उसे पैसा लगाया, क्योंकि भाई इनोवेशन फ्री में तो होती नहीं है, रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ती है उसके लिए, तो सिंपल है पैसा लगाया होगा वहां पे। तो अगर इनोवेशन का फायदा मिलेगा सबसे पहले तो उस फर्म को ही मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेकिन अगर मान लो कि अगर वो इनोवेशन काम नहीं कर रही है, मार्केट के अंदर नहीं चली, वो फेल हो गई, तो पैसा किसका बर्बाद होगा, उस फर्म का। लेकिन कई बार जो बेनिफिट है वो एडिशनल फर्म को ही मिलता है। जैसे कुछ फर्म्स होते हैं ना तो इंतजार करती है कि कब ये कुछ नई चीज इनोवेट करेंगे और कब हम उन्हें कॉपी कर देंगे। आप देखो आजकल हर एक ब्रांड के कॉपी चल रहे हैं मार्केट के अंदर। वो कुछ नया इनोवेट करते हैं, ये लोग भी सेम फीचर डाल देते हैं अपने फोनों में भी या फिर अपने गाड़ियों में भी। तो कोई भी चीज जो पहली फर्म इनोवेट करती है दूसरी फर्म उसे कॉपी करने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है कि कौन सी फर्म ने उसे सबसे पहले अप्लाई किया और उसको कितना बेनिफिट मिला उसे अप्लाई करने पे। फोर्थ क्या आता है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हाइल द रिवर्स। जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट भी करता है। प्रेजेंस ऑफ नैश इक्विलिब्रियम में ये समझ रहा हूं इसके अंदर गिव द एविडेंस ऑफ डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो जो नैश इक्विलिब्रियम है ये हमें समझाता है कि एविडेंस जो है मतलब वो हमें एविडेंस देता है किस चीज का, डोमिनेंट स्ट्रेटजी के एविडेंस हमें ये प्रोवाइड करता है। यानी कि नैश इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक काम है ये बताना कि जो स्ट्रेटजी हमने यूज करी है कि वो डोमिनेंट रही या नहीं रही। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावी, मतलब उसके प्रभाव क्या पड़े इकोनॉमी के ऊपर। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट अंडरस्टैंड सीक्वेंशियल गेम्स, हमें समझना होगा, और सोल्व सीक्वेंशियल गेम्स। अभी सीक्वेंशियल गेम क्या होते हैं, जब एक के बाद एक गेम प्ले किया जाए। फॉर एग्जाम्पल गेम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है साइमल्टेनियस गेम, थोड़ा सा इसके ऊपर समझ लेते हैं। यानी कि जब जो है प्लेयर्स जो है वो एक साथ गेम प्ले करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी स्क्विड गेम की रील देखी थी, वहां पे खेला गया था स्टोन पेपर सीजर। क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है सामने वाला क्या चलने वाला है? नहीं। आपने स्कूल में खेला होगा स्टोन पेपर सीजर, क्योंकि हम जो करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ना कि पहले मैं चलूंगा फिर वो बनाएगा, नहीं, फिर तो वो गेम जीत ही जाएगा। हम कैसे खेलते हैं एक साथ, यानी कि इसी गेम प्ले को क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस गेम प्ले। और स्क्विड गेम का सीजन 2 ने देखा होगा, उसमें भी सेम चीज दिखाई गई थी, लेकिन वहां कंसेप्ट थोड़ा अलग था। जब स्कूल में खेलते तो हम गेम हारते या जीतते हैं, लेकिन अगर वहां हारे ना तो वहां पे तो गोली मार दी जाती थी। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा कंसेप्ट अलग था, लेकिन मतलब एक ही है। साइमल्टेनियस गेम का मतलब क्या होता है, जब पूरा गेम प्ले एक साथ हो रहा हो। लेकिन एक हमारा क्या होता है सीक्वेंशियल गेम प्ले, जब एक के बाद एक प्ले गेम खेलता है। फॉर एग्जांपल लूडो में क्या होता है कि पहले एक जना चाल चलेगा, फिर दूसरे जनो अपनी बारी चलेगा, मतलब टर्न वाइज क्या होती है, बारी होती है सबकी। इसे हम क्या बोलते हैं सीक्वेंशियल गेम। अब हमें सोल्व करना भी सीखना होगा। अब समझते हैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो ये हमारे 6 के 6 क्या थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। आने वाली सिर्फ 2 वीडियो बनाऊंगा मैं इस चैप्टर के ऊपर और टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी कि दोनों चैप्टर जो है मेरे को थोड़े से बकवास लगे, बस ये कि समझ में उनको आएगा जो इसे इकोनॉमिकली वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर उसमें लगा के देखेंगे, मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज करना वो जानते होंगे। अब आगे समझते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो साइमल्टेनियस गेम्स आर दोज इन विच प्लेयर्स हैव नो नॉलेज अबाउट एक्शन चूजन बाय अदर प्लेयर्स। तो साइमल्टेनियस गेम क्या होते हैं,
वो गेम जब ना पता हो कि सामने वाला क्या चलने वाला है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टोन पेपर सीजर, अब मुझे नहीं पता ना सामने वाला कौन सी चाल चल देगा, क्या बनाएगा, वो नहीं पता मुझे, तो वो हमारे पास क्या होता है कि जहां पे हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि सामने वाला कैसे प्ले करने वाला है, देयर इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या इकोनॉमी में ऐसी कंडीशंस नहीं होती? होती हैं। इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन कब अराइज होती हैं, जैसे मान लो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स जो है वो कंपीट कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता सामने वाला फर्म जो है वो कौन सी नई चीज ले आए, क्या कुछ नया इनोवेट कर दे जिससे वो कुछ बेहतर बन जाए और जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि जो सामने वाले होते हैं ना वो अपने स्टेप्स को बचा के रखते हैं कि सामने वाले को पता ना लग जाए कि मैं क्या करने वाला हूं। ऐसे और भी गेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल चेस। अब चेस में मुझे नहीं पता सामने वाला क्या चाल चलने वाला है, ठीक है, वो तो चलने के बाद बात पता लगेगा कि अरे वाह भाई ने तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, पूरे गेम का रुख ही बदल दिया। जिसने चेस खेला उसे पता होगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग वाला गेम है, बेवकूफों के लिए नहीं है वो गेम। अब आगे समझते हैं। तो प्लेयर्स आर गोइंग टू चूज, यहाँ पे देखो, प्लेयर्स आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू चूज। हम सिर्फ ये चीज सोच सकते हैं सामने वाला क्या चल सकता है। जैसे कि मैं भी चेस खेलता हूं तो मुझे पता है इस चीज का कि मैं इसे ध्यान रखता हूं कि सामने वाला यहाँ पे क्या क्या बेहतर मूव चल सकता है ना, ताकि मैं पहले से उस मूव के लिए क्या हूं, प्रिपेयर रहूं। इस बेसिक पे चेस खेला जाता है या फिर इस बेसिक पे कोई भी गेम खेला जाता है। यानी कि एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो इंडस्ट्री में होने वाली सारी गतिविधियों को प्रेडिक्ट करके चले कि सामने वाला क्या क्या मूव कर सकता है, सामने वाले को कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आ सकता है, किस किस तरह की इनोवेशंस कर सकता है, ताकि हम उसके लिए पहले प्रिपेयर रहें। और जो प्रिपेयर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा, वो उस इंडस्ट्री में टिक ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बहुत से बिजनेस जानते हैं जिन लोगों ने इनोवेट कर लिया वो तो चल गए, जो इनोवेट नहीं कर पाए वो मार्केट से बाहर हो गए। फॉर एग्जांपल सेल फोन की कंपनियां हैं, सैमसंग का पहले तो नाम नहीं था, आज देखो वर्ल्ड वाइड लेवल पॉपुलर है, गरीब लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए, दोनों के लिए। अमीरों के लिए फोन कौन सा था, जेड फोल्ड, 2.5 लाख के फोन है, 2 लाख के फोन है। गरीब लोगों के लिए 10,000 का फोन ही आती है सैमसंग। लेकिन वहीं पे एग्जांपल तो नोकिया का, नोकिया के टाइम पे बहुत पॉपुलर था जब कीपैड वाले फोन थे, पर वो कीपैड बनाती रह गई, जमाना स्मार्टफोन में निकल गया, होगी मार्केट से बाहर। अब आगे देखो हमारे पास यहाँ पे, तो प्लेयर्स आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू चूज। तो ये हमेशा हम फिगर आउट करते रहते हैं कि दूसरा प्लेयर क्या करने वाला है, एंड एट द सेम टाइम अदर प्लेयर्स आर आल्सो फिगरिंग आउट द सेम। और यही नहीं, दूसरे प्लेयर भी यही करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज द पर्सन कैन चूज। यहाँ पे 2 टाइप की स्ट्रेटजी होती है, वन इज प्योर स्ट्रेटजी एंड अदर इज मिक्स स्ट्रेटजी। एक तो होता है बिल्कुल प्योर मूव, प्योर, और एक क्या होता है, एक होता है ना कि हाथी के दांत खाने कुछ और होते हैं, दिखाने कुछ और होते हैं, यानी कि चलता कुछ और है वो, लेकिन बाहर होता था अरे भाई इसने क्या कारनामा कर दिया, ये तो दिखने में कुछ और था कर कुछ और दिया। जैसे कि मैं जनरली जब ओपन मैच पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे बहुत शातिर होते हैं, वो कब पढ़ते हैं पता भी नहीं लगने देते, सामने लगा लगता है अरे ये तो हमारी तरह ही है, बेवकूफ है। फिर आता टेस्ट का रिजल्ट, भाई क्या है 30 में से 30, 40 में 40, 50 में से 50, बच्चे कह रहे हैं भाई तो अलग बोला हमारे ग्रुप से, हमें तो पढ़ने नहीं देता, खुद धनी कब पढ़ लेता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे है। तो एक होती है हमारी प्योर स्ट्रेटजी, दूसरी हमारे पास क्या होती है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। अब अगर देखो इन सीक्वेंशियल गेम वन प्लेयर मूव्स फर्स्ट एंड गेट्स द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बताया ना मैंने आपको कि सीक्वेंशियल गेम में क्या होता है कि एक प्लेयर जो है वो पहले मूव चल लेता है और यहाँ पे क्या एडवांटेज रहता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना। जैसे मैंने बचपन में खेला होगा कि भाई मेरे पास बैट है, मैं पहले बैटिंग करूंगा, और फिर भाई की बैटिंग हुई, बोला अब मैं नहीं खेल रहा भाई, रन कम बने, अब तुम घर जाओ अपने अपने। ठीक है, ऐसा होता है सबके साथ। तो वही सेम चीज है कि जो पर्सन जो है वो पहले मूव चल देता है, उसे किस चीज का बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने का बेनिफिट मिलता है। अब समझते हैं साइमल्टेनियस गेम को थोड़ा सा और अच्छे से। तो साइमल्टेनियस गेम्स ईच प्लेयर टेक्स अ डिसीजन, जहां पे हर एक प्लेयर डिसीजन लेता है, वो भी सेम टाइम पे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द प्लेयर्स हैव इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इससे लोगों के पास जो है वो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है कि सामने वाला क्या मूव चलने वाला है, क्योंकि उस टाइम में मुझे भी मूव चलनी होगी अपनी। तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर मान लो एक प्लेयर ने मूव पहले चल दिया तो मैं सोच सकता हूं कि मुझे क्या करना है, मतलब उस मूव के हिसाब से कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मूव है लोग अलग तरीके से चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी मूव हमें चलनी पड़ेगी। तो दे डोंट नो अबाउट अदर प्लेयर इज गोइंग टू चूज, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं जानते कि दूसरा प्लेयर भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करने वाला है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से। अब एग्जांपल देखो, खासकर देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या दिया, इन एन ऑक्शन ऑल बिडर्स मेक देयर बिड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जो बिडर है वो एक टाइम पे अपनी बिड्स बनाते हैं। जब हम बात करें यहाँ पे ऑक्शन की, यानी कि मान लो कोई लैंड है, टेंडर है, उसकी बिडिंग हो रही है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि वहां पे बिडिंग होती है, तो सारे जो
बिडर है वो अपना अमाउंट लिख देते हैं। अब मुझे नहीं पता सामने वाले ने क्या अमाउंट रखा है, तो जिसका अमाउंट सबसे अच्छा और रिजनेबल होगा गवर्नमेंट टेंडर उसे पास कर देगी, और बाकी सब क्या होंगे, बस भटकते रहेंगे यूं कहीं। तो भाई सेम चीज यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं जानते कि सामने वाले ने किस अमाउंट पे अपना टेंडर सेटअप कर रखा है, क्योंकि पता होता तो फिर हम उसे कम में सेटअप कर देते कि हाँ भाई हम इस चीज को इससे कम में कर सकते हैं, तो टेंडर हमें मिल जाता, लेकिन हमें पता ही नहीं सामने वाले ने कैसे कर रखा है। अब आगे देखो यहाँ पे, A discrete strategy is one where there is a finite number of pure strategy। अब एक discrete strategy वो होती है जहां पे finite number of क्या है, pure strategies हैं, मतलब कुछ limited number है किसकी, वो भी pure strategy की। मैंने कहा ना strategy दो तरह की होती है, pure और mixed। Like player one is choosing between head or tail। For example, जैसे player one के पास ऑप्शन है, एक सिक्का उछाला है, या तो आप हेड चूज करोगे या टेल चूज करोगे। नहीं थोड़ा ना आने के बाद दिख गया टेल आया है, सर मैं तो टेल चूज कर रखा था, नहीं पहले चूज करना पड़ता है, या फिर जब गेम्स में सिक्के चलते हैं तभी पहले चूज करना पड़ता है किसी एक प्लेयर को। अब क्या आता है नैश इक्विलिब्रियम, इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, आज मैं सिर्फ इसका इंट्रो दे रहा हूं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, each player wants to maximize its payoff and their choice depends upon what the other player is choosing। अब यहां पे समझते हैं, देखो हर एक प्लेयर जो है वो क्या सोचता है कि मैं गेम को जीतूं, यानी कि मुझे सबसे बेनिफिट मिले मेरे डिसीजन का। यही इकोनॉमिकली भी होता है। इकोनॉमिकली जब भी कोई पर्सन डिसीजन लेता है तो क्या सोचता है कि इस डिसीजन का सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, इससे पहले कि ये डिसीजन या फिर ये स्ट्रेटजी कोई कॉपी करे, इसका बेनिफिट जो है मार्केट्स में मुझे मिल जाना चाहिए, इसके बाद लोग कॉपी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो कोई भी प्लेयर जो है, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब भी क्या होता है, जब हम किसी चीज को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। हमने कोई गेम में डिसीजन लिया उस गेम को जीतने के लिए, हमने इकोनॉमिकल डिसीजन लिया उस इकोनॉमिकली अपने आपको बेहतर करने के लिए, हमने मार्केट में कोई डिसीजन लिया या फिर बिजनेस में कोई डिसीजन लिया तो उस बिजनेस को ऊपर पहुंचाने के लिए, उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर ग्रोथ दिलाने के लिए। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो ईच पेयर, जिसने भी यहाँ पे पेयर नहीं आएगा, ईच प्लेयर लिख लो यहाँ पे, each player wants to maximize its payoff and their choice depends upon what the other player is choosing। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरा प्लेयर क्या चूज कर रहा है। क्या पता आपने जो स्ट्रेटजी बनाई हो दूसरे प्लेयर ने उससे बेहतर कोई स्ट्रेटजी चूज कर ली, फिर तो आप वहीं पे गेम हार जाओगे अपना। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो इट इज द स्ट्रेटेजिक चॉइस, ये हमारी क्या होती है स्ट्रेटेजिक चॉइस, यानी कि चॉइस तो है पर स्ट्रेटजी, जिसे हम बोलते हैं ना कि रिस्क तो लिया है, पर रिस्क होता है एक तो आपने बिना सोचे रिस्क ले लिया, एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क कि भाई मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है कि अगर मुझे लॉस हुआ तो इतना होगा, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो इतना होगा, सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है, उसके हिसाब से हमने अपनी चाल चल दी है, देखा जाएगा अब जो होगा। फॉर एग्जांपल अब कई लोग जो है वो ट्रेड करते हैं किसमें, स्टॉक मार्केट में। तो एक तो होता है कैलकुलेटिव रिस्क कि मुझे पता है कि मेरा पैसा जाएगा तो इतना जाएगा और रिवॉर्ड आएगा तो इतना आएगा, इसको पता क्या बोलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन कई लोग क्या है अंधाधुंध, लॉस हो रहा है देख रहे हैं, हाँ 1 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख का लॉस हो चुका है, लेकिन ये भी मार्केट एग्जिट नहीं करना, अभी मार्केट ऊपर उठेगी, थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा, 50,000 आएगा, नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं कि रिस्क तो लिया है आपने पर उसे कैलकुलेट नहीं किया कि आपको कितना रिस्क लेना था। तो ऐसे ट्रेडर्स जो है वो हमेशा पैसे को लूज ही करते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर कोई अच्छा प्लेयर है उसे पता होता है कि मुझे इतना पैसा लूज करना है, अगर इतना लूज हो गया तो मैं उसी टाइम उस गेम से बाहर आ जाऊंगा, और अगर रिवॉर्ड मिला तो इतना मिलना चाहिए, और इतना मिलते ही मैं इस गेम से बाहर आ जाऊंगा। ना फालतू का लालच कि भाई इतना कवर हो जाए या फिर इतना लॉस हो जाए फिर इतना प्रॉफिट हो जाए, उन्हें सब चीजों का मतलब नहीं होता, वो पहले ही अपने माइंड में सब कुछ सेटअप करके बैठे होते हैं। तो it is the strategic choice for each player which provides no incentive to deviate from their initial strategy once chosen। और इसलिए वो कभी भी ना अपने आप को डेविएट नहीं करते जो स्ट्रेटजी ने चूज कर ली, मतलब एक बार जो चीज चूज कर ली वो कर ली, जो डिसीजन ले लिया फाइनल डिसीजन है, अब उससे हटेंगे जब वो वहां से हार जाएंगे, उस स्ट्रेटजी से हार जाएंगे। इसके बाद क्या आता है, सो इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर ईच प्लेयर गिवन द इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर। तो ये हमारा क्या होता है, बेस्ट चॉइस होती है हमारी ये फॉर ईच प्लेयर, हर एक प्लेयर के लिए इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी होती है फॉर अदर प्लेयर। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम कह सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में हैं, या तो हम गेम को अच्छी तरीके से जीती जाएंगे या फिर हार जाएंगे, तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू अदर प्लेयर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज करो मैं चेस ही खेलता हूं, तो मैंने कोई एक मूव चली, सामने वाले ने उसके बदले में कोई मूव चली, तो मुझे लग रहा है कि अब जो मैंने मूव चली है वो मेरे लिए हार्मफुल है, सामने वाला प्लेयर मुझे हरा सकता है, तो क्या मैं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करूंगा, कर दूंगा उसकी चाल को देखते हुए। वही सेम काम बिजनेस में भी होता है, इकोनॉमिकल भी हम करते हैं। जब हमने कोई स्ट्रेटजी लगाई, हमें लग रहा है सामने वाले ने उससे बेहतर स्ट्रेटजी लगा रखी है, तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके और बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सामने वाले को हरा सके। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है।
इसके बारे में थोड़ा डीप में समझेंगे आने वाली वीडियोस में। और उम्मीद है आपको इस चैप्टर का इंट्रो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाए, वही रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको जो होता बता सकता है मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेमेस्टर फर्स्ट में सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।